अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। जो नए दोस्त आए हैं वो अगर चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस 9 रुकनी बेंच ने अपनी समाअत का आगाज़ करना था, पहले ही दिन वो बेंच टूट चुका है। 2 सीनियर जजेस जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस बेंच से अलग हो गए हैं। पहले ही दिन एक तरह का कह लें कि एक तनाज़ा खड़ा हुआ और अब नया बेंच भी तश्कील पा चुका है। 7 रुकनी बेंच अब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन मुकदमे चलाने के हवाले से केस की समाअत करेगा। बेंच वही है, बाकी लोग वही हैं। प्रिजाइड उसको चीफ जस्टिस अता बंदियाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 जो दूसरे और तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी में जजेस आते हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा, तारिक मसूद साहब वो जा चुके हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह भी इसका हिस्सा हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी भी इसका हिस्सा हैं, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक वो सारे इस बेंच में मौजूद हैं। आज जो ये बहुत ही अहम है, एक सिग्निफिकेंट इस लिहाज से कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब को खासी अरसे बाद चीफ जस्टिस के जो जिस बेंच को प्रिजाइड करे उस बेंच में शामिल किया गया था। पिछले 1 साल से ऐसा नहीं हुआ था और हुक्मरान जो इत्तेहाद पीडीएम इस पे एतराज़ करती रही थी और उनका बार-बार मुतालबा होता था कि इन 2 सीनियर जजों को शामिल किया जाए, क्योंकि एक तासुर ये बना है या खास तौर पे पीडीएम हुकूमत भी ये तासुर देती रही है कि ये 2 सीनियर जज साहबान जस्टिस चीफ जस्टिस अता बंदियाल से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं और उनका मौक़िफ़ शायद इमरान खान के लिए कोई इतना फ्रेंडली नहीं है या एंटी इमरान है। हुकूमत शायद ये समझती है, ऐसा है या नहीं ज़ाहिर है वो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत कम से कम ऐसा ही समझती रही है। और दूसरा ये था कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का चंद साल पहले जब मिलिट्री कोर्ट्स का बहुत मशहूर केस हुआ था, जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए और वो जब चैलेंज किया गया था, उसमें फ़ैसले में अगरचे उस वक़्त अक्सरियती फ़ैसले ने मिलिट्री कोर्ट्स को जायज़ करार दिया था, मगर जिन जजों ने उससे इख्तिलाफ़ किया था और मिलिट्री कोर्ट्स को इल्लीगल और गैर आइनी कहा था, उनमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी उसमें शामिल हैं। शामिल यानी इसका मतलब है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की असूली और जो एक कानूनी पोज़ीशन है वो इन मिलिट्री कोर्ट्स में के खिलाफ़ थी। तो और ख़ास तौर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केसेस की। तो उनकी मौजूदगी से इस बेंच में एक तक़वियत भी मिल रही थी और इसके काफ़ी इम्कानात थे कि ये क्योंकि बहुत सीनियर और क्रेडिबल जजेस का एक बहुत ताकतवर स्ट्रॉन्ग बेंच होगा, तो वो एक बड़ा कोई तारीखी फ़ैसला आ सकता है। आज जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने शुरू में ही समाअत शुरू होते ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को रोस्टर में बुलाया और साथ उन्होंने अपने जो इख्तिलाफ़ात और तहफ़्फ़ुज़ात जो काफ़ी अरसे से चल रहे थे वो खुल के बयान किए और उन्होंने कहा कि मैं ओपन कोर्ट में बात करना चाहता हूँ। मैं चैम्बर में बात कर चुका हूँ और पर्सनली भी और लिख के भी चीफ जस्टिस साहब को बयान दे चुका हूँ। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले, चंद माह पहले ही हिफ़ाज़ कुरान के हवाले से एक केस में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि 184(3) के तहत जो केसेस है वो उसका कोई कानून नहीं है और उस पर उन्होंने इतराज़ात किए थे। उन्होंने कहा था जब तक ये बने ना उस वक़्त तक बेंचेस को तश्कील ना दिया जाए। उस पे ख़ैर बाद में एक चेयर अपनी बेंच बना जिसने उसके केस को ख़त्म कर दिया, फ़ैसले ख़त्म कर दिया, लेकिन जस्टिस साहब उस पे ख़ास उस पे नाखुश थे और उनका ख़्याल था कि ये दुरुस्त नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि एक ऑडियो लीक्स के वाले से जो ट्रिब्यूनल था वो उसकी सरबराही भी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को दी गई थी। तो वो ट्रिब्यूनल ने अपनी समाअत अपनी शुरू की थी, उसको चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और वो भी उस पे भी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे थे। तो वो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वो भी उसमें चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच को प्रिज़ाइड कर रहे हैं। उस बेंच ने उसको रोका हुआ है, उस पे हुक्म इम्तना दिया हुआ है और उसको वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं है और उसकी समाअत चल रही है। आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था कि या तो वो कानून ख़त्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ख़त्म कर दे। लेकिन अगर कानून मौजूद है तो अगर ये स्टे है, उस स्टे पे उनका एतराज़ था और उनका कहना था कि जब तक उस कानून की मौजूदगी में कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक उसकी मौजूदगी में ये जो सब बेंचेज़ हैं ये सारे गैर आइनी हैं, ये नामुनासिब है और ये ठीक नहीं है। और उन्होंने खुद अपनी पोज़ीशन ये वाज़ेह की कि इसी वजह से पिछले 2 माह से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि सिर्फ़ चैम्बर वर्क कर रहे हैं और चैम्बर वर्क में वो चूँकि इस वक़्त वकला की एनरोलमेंट कमेटी के सरबराह भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की वकला को जो इजाज़त देती है जो कमेटी, तो वो चैम्बर में उनके जो पेंडिंग केसेस थे उन केसेस को उन्होंने पिछले 2 माह से निपटाया है। तो आज उन्होंने ये कहा कि इस वजह से चूँकि इसमें बेंच को और ये जो कार्रवाई सब चीज़ें हो रही हैं, इनको मैं नहीं मानता और ये सबको मैं गैर आइनी समझता हूँ, क्योंकि अगर ये 9 रुकनी जो बेंच बन गया है, अगर वो कानून इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसके बाद इसकी अपील के लिए इससे बड़ा कौन-सा बेंच बनेगा? ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त 16 जजेस हैं, तो बात तो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि अगर वो क्योंकि उस कानून के तहत जो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर्स बिल के तहत
अगर उसकी अपील हो 184(3) के तहत एक अपील है, जो अपील में उससे बड़ा बेंच चाहिए, तो 9 रुपये लार्जर बेंच से बड़ा बेंच तो खैर मुमकिन ही नहीं है। तो कादी फ़ायज़ साहब ने अपने इतराज़ात, अच्छा इस पे काफ़ी ज़्यादा कह लें मिन्नत समाजत भी की, जो ताज हसन साहब ने, उनका कहना ये था कि इतना बड़ा ये मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को ट्रायल करने का ये बहुत अहम है, तो इसके पेश नज़र आप इसको इस केस में बैठें और इसकी वो करें। उन्होंने, लेकिन फ़ायज़ साहब कहना था कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ताज हसन को उन्होंने कहा लेकिन मैं अपने हल्फ की पासदारी करूँगा और मैं अपना हल्फ नहीं तोड़ सकता। उन्होंने सारे मामले को अपने हल्फ के साथ जोड़ा और अपनी क्रेडिबिलिटी और सब चीज़ों के साथ जोड़ के उन्होंने एक अपना जो एक मौक़िफ़ उनका अपना ख़ास उन्होंने अपनाया, और उसके बाद ये दोनों जज साहबान, तारिक मसूद साहब ने भी उनकी तायीद की और ये दोनों जज साहबान बेंच से अलग हो गए। अच्छा, नया बेंच बन गया, 7 रुकनी बेंच अब उसकी वो केस की समाअत करेगा। अब इसमें 2 सवाल पैदा होते हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ साहब ने ऐसा क्यों किया? एक तो मैंने जैसा अभी कहा, उनका बहरहाल एक मौक़िफ़ मौजूद है, एक असूली उनका मौक़िफ़ है, वो गलत है, सही है, उस पे तनकीद हो सकती है, लेकिन बहरहाल उनका एक मौक़िफ़ है और उसकी एक तसलसल है उसका। यानी हम उसमें ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अचानक कोई मौक़िफ़ अपनाया है। हालाँकि मिलिट्री कोर्ट्स को वो माज़ी में नाजायज़ करार दे चुकी है। अच्छा, बाज़ लोगों का ये कहना है कि जो इमरान खान मुखालिफ हल्के हैं, ख़ासतौर सोशल मीडिया में, वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब को और सरदार तारिक मसूद को इस बेंच में शामिल करके चीफ जस्टिस साहब ने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की थी और उनका ख़्याल था कि ये मिलिट्री कोर्ट से मुखालफत करने में मजबूर हो जाएँगे और यूँ एक फ़ैसला बन जाएगा वगैरह-वगैरह। तो उनका ख़्याल था, बाज़ लोग इसको इस तरह भी एक साज़िशी थ्योरी बना रहे हैं कि जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब ये एतराज़ करके उन्होंने अपने आप को एक निकलने का एक बहाना तलाश किया। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब बहुत ईमानदार, क्रेडिबल जज हैं। उनके बगैर अपनी एक साख है और उनके एक ख़ास जूरिस्प्रूडेंस है, उनका असूल कानून को वो फ़ॉलो करते हैं, जो उनकी केसेज़ में और चीज़ों में उनकी वो झलकती है, वो बहरहाल उसकी एक लेगेसी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी एक तालिब-इल्माना राय है, मैं भी एक लॉ का एक स्टूडेंट हूँ, तालिब-इल्माना राय ये है, और बहुत से लॉयर्स और भी ज़ाहिर इस बात को ख़्याल है कि जितने अहम केस था इस किस्म की नौइयत का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन केसेज़ को, जिस तरह अब 9 मई के पॉलिटिकल ये सारे प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल केसेज़ बने हुए हैं और अंदाज़ा हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। उस तरह की केसेज़ में अगर, और अभी चंद लोगों के केसेज़ हैं, लेकिन ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इमरान खान को भी ट्रायल हो सकता है और भी बहुत से हो सकते हैं। तो ये इतने बड़े मामले में मेरा ख़्याल है, मेरी ज़ाती राय ये है कि कादी फ़ैज़ साहब अपने अपने रिज़र्वेशंस और अपने इख्तिलाफ़ात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते, उसके बाद एक बड़े काज़ की खातिर, एक बड़े मकसद की खातिर इसी बेंच का हिस्सा रहते। तो उससे उनका जो तमाम पॉइंट्स भी उनके आ जाते। अभी भी उन्होंने ये कहा कि मैं केस सुनने से माज़रत नहीं कर रहा, लेकिन मैं बेंच के, उन्होंने 2-3 बार ये बात की, वो ये वाज़ेह करना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के केस से वो बच रही हों, और लेकिन वो असूली पॉइंट उन्होंने हटाया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो आगे इतना बड़ा जहाँ इश्यू हो, इतना बड़ा काज़ हो, अवामी देखें 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में केसेस सिर्फ़ 2 बुनियादों पे, उसकी 2 बुनियादी शर्तें रखी जाती हैं। एक तो ये है कि वो उससे बुनियादी इंसानी हकूक़ के नफ़ाज़ का मामला हो, वो उसमें खलल पड़ रहा हो, दूसरा मफ़ाद आमा का। ये दोनों, ये तो इस वक़्त तो बिल्कुल क्लासिक केस है ये 184(3) का। ये ऐसे बुनियादी हकूक़, यानी जो ख़ास तौर पे फ्री ट्रायल का जो राइट है, जो 18वीं तरमीम के बाद तो बाकायदा ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है। वो जो एक हक़ उससे बज़ाहिर बादी नज़र में ऐसे लग रहा है कि वो उससे मजरूह हो रहा है। तो वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला भी है और मफ़ाद आमा का भी है। बेशुमार लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग पे ये ट्रायल हो सकता है, सिविलियंस का, जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो ये दोनों इसमें बिल्कुल ये एक परफेक्ट केस है। कोई आम किस्म का सो मोटो नहीं है, ना ये कि मीडिया पब्लिसिटी के लिए लिए जाने वाले केसेस है। पिटीशन इसमें इंपॉर्टेंट बड़े सीनियर लॉयर्स ने की है, और जस्टिस जवाद खाजा की जो पिटीशन है वो तो बहुत ही अहम है और बड़ी गैर मामूली है। तो मैं कोशिश करूँगा किसी ब्लॉग में उसका भी अहाता किया जाए कि उन्होंने कितने अहम किस्म के पॉइंट्स उठाए हैं। तो इतने बड़े केस में जस्टिस कादी फ़ैज़ साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को इस बेंच का हिस्सा रहना चाहिए था। अपने ठीक है, उन्होंने अपना असूली अपना उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन बाज़ औक़ात इश्यू इतना बड़ा होता है कि उसको मेरे ख़्याल में उसको डील करना चाहिए।